खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। कलयुगी पिता ने 2 साल के बेटे का सिर दीवार से मार उतारा मौत के घाट। तिजारा में सामने आई दिल दहलाने वाली घटना, बाद में खुद को भी कुल्हाड़ी से किया घायल। भारी बिजली कटौती से परेशान किसानों ने भैरों रोड पर किया चक्का जाम। विजय मंदिर के पास वाहनों की लगी कतारें। मंत्रियों ने ऑटो टिपर में बैठ दुकानों के बाहर से इकट्ठा किया कचरा। वहीं होप सर्कल से सागर तक नाइट टूरिज्म भी होगा विकसित। और बेरोजगारों के लिए धरने की अनुमति नहीं मिलने पर टंकी पर चढ़ा सामाजिक कार्यकर्ता। बिजलीगढ़ सर्किल के पास भीड़ हुई जमा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। तिजारा क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां कलयुगी पिता ने अपने ही 2 साल के बेटे अरहान की हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी ने खुद को भी कुल्हाड़ी से चोटिल कर लिया, जिसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की सूचना के बाद वह रामनगर गांव पहुंचे। जानकारी के अनुसार गुस्सैल स्वभाव के साजिद ने अपने बेटे के साथ खुद को कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद बच्चे का सिर दीवार से पटक पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बालक की मौत के बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी से खुद को चोटिल कर लिया। कुछ दिन पूर्व भी आपसी विवाद में वह एक व्यक्ति को घायल कर चुका है। हालांकि बेटे की हत्या की वजह सामने नहीं आ पाई है। करीब 12:30 बजे सूचना मिली कि रामनगर के एक बच्चे को अस्पताल तिजारा लेकर के आए हैं जो मृत अवस्था में। जिस पर अस्पताल में पहुंचे तो उसको मृत्यु पहले हो चुकी थी। इसको लाश को मोर्चरी में रखवाई। मालूमात किया तो इसका पिता साहिद सनो पिसाक मेव निवासी रामनगर, जिसके भी चोट लगी हुई थी, जिसको पहले ही रेफर इलाज के लिए कर दिया गया था। और उसके बाद में घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर के उसको सुरक्षित रखवाया गया। सुबह FSL टीम और MOB टीम को मौके पर बुलाया गया। कुछ अधिकारी श्रीमान साहब भी मौके पर पधारे। और प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया से यह है कि साहिद सनो पिसाक ने अपने 2 वर्षीय पुत्र अरहान की हत्या की। बिजली की भारी कटौती से परेशान किसानों ने अलवर जिले के ढेरा कस्बे में शुक्रवार बहरोड रोड पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना था कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र के डेहरा, धोकड़ी, ठेकड़ा, उलाहेड़ी सहित आसपास के गांव में दिन भर में केवल 10-10 मिनट के लिए ही बिजली मिलती है। वहीं बार बार बिजली जाने से मोटर फूंक रही है और फसलें सूखने लगी हैं। प्याज की फसल तो पूरी तरह से सूख चुकी है। कई बार विद्युत निगम को शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने पर किसान सड़कों पर आ गए। न्यूनतम 6 घंटे बिजली देने की मांग उठाई। करीब 1 घंटे तक चले जाम के बाद प्रशासन ने समझाइश की। इसके बाद एक्शन के आश्वासन पर किसानों ने रास्ता खोल दिया। अभी हमारे जैन साहब से और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बातचीत हुई है, तो जैन साहब ने आश्वासन दिया है हमें कि आज रात से 1 से 5 और उसके बाद आधा घंटे की 2 टाइम देंगे। और मंगलवार से कंटिन्यू 6 घंटे मिलेगी। जो ब्लॉक बढ़ेगा वो बता दिया जाएगा। डे में मिलेगा। मंगलवार बाद नहीं हुआ। समस्या ये आ रही है कि सप्लाई की लाइट मात्र 5 मिनट मिल रही है। पानी की फसलें सूख चुकी है, खराब हो चुकी है। फसल बिल्कुल समस्या। आज से 1 महीने पहले इकट्ठे हुए थे। इन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था। उस बात को 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई वो कार्रवाई नहीं हुई। सुबह आ गए, सुबह 2 घंटे फोन हो गए एएन साहब को। एएन साहब अभी तक नहीं आए। उन्होंने एएन को भेजकर खाना पूर्ति कर दी है। विजय मंदिर फैक्ट्री और अलवर में फैक्ट्रियों में बेच खाया बीजेपी सरकार ने। पता नहीं जमींदार भूखा पिसाया डॉलर और लाइट नहीं दे रही और इन्हें सगड़ी बेच के फैक्ट्री में गड्डी मार रही है और हम दुखी हुए फिर रही है। हम आवा और झूठ बोलते धक्का दे रहे और नू कह दी बीजेपी सरकार जाने तुम जाओ। उधर रास्ता रोकने से यातायात बाधित हुआ और करीब 1.5 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई। वहीं एएन कैलाश ने बताया कि विजय मंदिर फीडर पर ओवरलोड होने की वजह से परेशानी है। वहीं 2 दिन में स्थिति सुधर जाएगी। इसके अलावा रात्रि को बाला डेरा में 11 kV की विद्युत सप्लाई लाइन टूट जाने की वजह से भी कठिनाई हुई थी, जिसे दुरुस्त कर दिया गया है।
सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने नगर निगम के ऑटो टिपर में बैठकर कचरा एकत्रित किया। साथ ही उप सर्कस से सागर जलाशय तक नाइट टूरिज्म विकसित करने की घोषणा की। शुक्रवार सुबह 7 बजे उप सर्कस से शुरू हुए इस अभियान में शहर की 40 संस्थाओं ने भागीदारी की। साथ ही रामगढ़ विधायक सुखवंत से जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वच्छता ही ईश्वर से जोड़ने का सबसे बेहतर रास्ता है। नमाज, पूजा या चर्च में प्रार्थना से पहले साफ सफाई जरूरी है। इस दौरान विकसित भारत क्विज का पोस्टर विमोचन भी किया गया। मंत्री ने बताया कि इसमें युवा 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पर डिबेट करेंगे। उन्होंने बताया कि अलवर के 15 स्कूलों को स्वच्छता मॉडल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनसे अन्य स्कूल प्रेरणा लेंगे। बोलो बाबा भद्रीनाथ की, करणी माता की, धन धन सदगुरु तेरा है। आज सेवा पखवाड़ा पे एक दिन, 1 घंटा और एक साथ श्रमदान करने के लिए उपस्थित, हजारों की संख्या में उपस्थित अलवर के मेरे भाइयों बहनों, आपको हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जब हमने, संजय जी ने, अशोक जी ने और जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ बैठ करके इस योजना को बनाया था, तो सबके मन में था कि कौन आ सकता है इतना सुबह साफ करने के लिए। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम सबके साथ स्काउट गाइड फेलो, लॉयंस क्लब, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन, सुभाष नगर योगा ग्रुप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एनआईए एसोसिएशन, मानव उत्थान सेवा आश्रम, गुरुद्वारा समिति, लघु उद्योग भारती, डेरा सच्चा सौदा, श्री सर्राफा बाजार व्यापार समिति, बापू बाजार व्यापार समिति, अलवर रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन, अलवर नमकीन एसोसिएशन, गायत्री परिवार, बार एसोसिएशन, भारतीय योग संस्थान, आईएमए अलवर, गणेश मार्केट व्यापार संघ, क्रॉकरी व्यापार संघ, कलाकंद मार्केट एसोसिएशन, चूड़ी मार्केट विकास समिति, चूड़ी मार्केट ठेला पटरी मजदूर यूनियन, गणेश मार्केट व्यापार संघ, कलाकंद मार्केट एसोसिएशन, सब्जी मंडी एसोसिएशन, भारतीय जनता पार्टी, रोटरी क्लब, मनरेगा, किराना व्यापार संघ, केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति, केडलगंज ट्रक ऑनर एसोसिएशन, हलवाई विकास समिति, ठेली मजदूर यूनियन, अलवर साड़ी डीलर एसोसिएशन, वीर चौक व्यापार समिति, कृषि उपज मंडी, 40 से ज्यादा संगठनों ने सक्रिय रूप से आकर के और साथ देने का कार्यक्रम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आप ये मान करके चलना कि स्वच्छता ये ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक का काम है, और डेरा सच्चा सौदे वालों को देखोगे तो ये सबसे बड़ा काम उनके साथ दिखता है। वहीं होप सर्कस पर एक दिन 1 घंटा एक साथ श्रमदान में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। होप सर्कस पर सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद वन मंत्री संजय शर्मा ने ऑटो टिपर चलाना शुरू किया। उनके साथ मंत्री भूपेंद्र यादव भी बैठे। इस दौरान दुकानों के बाहर कचरे को ऑटो टिपर में डलवाया गया। वहीं जिला कलेक्टर ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। अलवर में आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैदर अली शुक्वा को माइक और स्पीकर लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनके पास एक कागजों की पोटली भी है। हैदर अली को प्रशासन की ओर से धरना देने की अनुमति नहीं मिली, जिसे लेकर वह नाराज है। यह कार्यकर्ता शुक्वा दोपहर बिजलीगढ़ चौराहे के पास पानी की टंकी पर चढ़ गया। पता चलने पर मौके पर भीड़ जमा हो गई। उसने ऊपर से कागज फेंककर टंकी पर चढ़ने का कारण बताया।
इसमें हैदर अली ने कहा कि उसने प्रशासन से धरने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इनकार कर दिया गया। यह बात वह माइक से भी बोलता रहा। वह करीब 2 घंटे तक टंकी पर चढ़ा रहा। इस दौरान डीएसपी और कोतवाल आसपास से भीड़ को कम करने के प्रयास में लगे रहे। हैदर अली के अनुसार उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान के विभागों में लाखों रिक्त पदों की सूचना प्राप्त की है। शिक्षा विभाग में 1,14,597, पुलिस में 24,847, रोडवेज में 11,518 सहित अन्य विभागों में पद रिक्त हैं। ऐसे में वह शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहता था। 5 बार आवेदन के बावजूद उसे धरना देने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में अब उसने पानी की टंकी पर चढ़ने का निर्णय लिया है। राजस्थान में मैंने संपूर्ण विभाग में आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी जुटाई कि कितने डिपार्टमेंटों में कितने पद खाली पड़े हैं, जबकि शिक्षा विभाग है जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ राजस्थान सरकार कहती है पढ़ेगा राजस्थान और बढ़ेगा राजस्थान, जबकि 1,14,000 जो वैकेंसी है वो शिक्षा विभाग में खाली है। जब हमारा शिक्षा विभाग में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तुम भर्ती नहीं करोगे, क्या हाल स्कूलों में जाकर देख लीजिए। तो एक तरफ बात करते हो कि भाई पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, 1,14,000 पद खाली पड़े हैं। दूसरा, इसमें पुलिस विभाग में 24 घंटे पुलिस कर्मियों से काम लिया जाता है और उनको वेतन क्या दिया जाता है, नाम मात्र जो सबको दिया जा रहा है। जब 24 घंटे काम ले रहे तो उनको 24 घंटे के अनुसार पैसा दिया जाए, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। दूसरी यह है कि पुलिस विभाग में 3 गुना भर्ती बढ़ाई जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और पुलिस प्रशासन का चढ़ने का निर्णय लिया आपने, मैंने जो मांगे थी उनको और भी जरिए यह था सर, मैंने 3-4 महीने से लगभग 5 बार मैंने एडीएम मैडम सिटी को मैंने अनुमति मांगी कि मुझे शहीद स्मारक पर एक शांतिपूर्ण धरना की अनुमति चाहिए। लगभग 5 बार मैंने परमिशन के लिए मैं लगातार डिपार्टमेंट में हाथ जोड़े। मैंने अपने जो अधिकार है, संवैधानिक मेरे अधिकार है, मौलिक अधिकार, उनकी मैंने मांग की कि सर मुझे अधिकार है, आप वहाँ नहीं दे सकते, शहीद स्मारक कहीं और दे दीजिए। सर मुझे यहाँ तक है कोई पत्र तक नहीं दिया इन्होंने कि आपको अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और सिर्फ जब आरटीआई से मांगे गए तो एडीएम मैडम ने सिर्फ एसपी को दे दिया कि हमने तो एसपी को लेटर डाल दिया, हमें क्या पता दे रहे क्यों नहीं दे रहे। दूसरा, यही हाल रोडवेज है जो राजस्थान की शान है, जो एक जगह से लोगों को दूसरी जगह तक ले जाती है सस्ते दरों में। पूरी राजस्थान रोडवेज खत्म कर दिया गया है, जबकि राजस्थान में टोटल 22,000 पद है सर, 12,000 पद रोडवेज में खाली पड़े हैं, जबकि जिस जनसंख्या बढ़ी उस अनुसार 50,000-70,000 पद होने चाहिए थे। इन्होंने क्या करा है, पदों को डाउन किया है। आम जनता चक्कर काटती है डिपार्टमेंटों में, सभी डिपार्टमेंटों में लाखों की संख्या में पद खाली पड़े। मेरा किस तरह का आश्वासन दिया है, एक तो मुझे सीओ साहब है उसने आश्वासन दिया है कि मैं आप दोबारा से आप अनुमति मांगिए परमिशन के लिए, मैं आपको अनुमति दूंगा, जो भी आपके संवैधानिक अधिकार उनकी इच्छा की जाएगी। मैडम तहसीलदार आई है, मेरा उनसे निवेदन था कि मैडम सीएम साहब से 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आना चाहिए कि जो ये भर्ती है इनको कब तक भरा जाएगा। और मेरी यही मांग है कि राजस्थान में बेरोजगारों के साथ नहीं खेला जाए। बेरोजगार अंदर से घुट रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मेरी यही मांग है कि भविष्य में जितने डिपार्टमेंटों में पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। जानकारी मिली कि भगत सिंह पे एक लड़का टंकी पे चढ़ा हुआ है। यहाँ आके उससे बात करने की कोशिश की, उसने कहा कि मुझे ज्ञापन देना है बेरोजगारी के अगेंस्ट, मैं लोगों का फेवर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं उसको समझाया कि जो भी बात करनी वो नीचे आके करो, और वो फिर नीचे आ गया। अभी उसको पुलिस प्रोटेक्शन में भेजा है। उधर 3 घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बताया जाता है कि यह सामाजिक कार्यकर्ता मूंगस का निवासी है। सूचना मिलते ही मेव पंचायत के सदर शेर मोहम्मद, तहसीलदार रश्मि और सीओ सिटी अंगद शर्मा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समझाइश कर युवक को नीचे उतारा। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रघुनाथगढ़ के चर्चित गोकशी मामले में अदालत का फैसला आ गया है। गोवंश की हत्या कर मांस बेचने के मामले में 8 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अलवर के अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 की पीठासीन अधिकारी रिद्धिमा शर्मा ने इन आरोपियों को 8-8 साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2014 का है। अदालत ने अभियुक्त रशीद खां, आबिद खां, पप्पू, हाकम, तैयब, मोज खां, वहीद खां और शरीफ को दोषी पाया। इसके अलावा आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि वर्ष 2014 में नौगावा थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ में गोवंश की हत्या कर आरोपी मांस बेच रहे थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया था। गोवंश हत्या का मामला है और ये नौगावा थाना का FIR नंबर 89 2014 का मामला है। 2014 का मामला है
और ये STSC कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर हमारे पास 2024 में फाइल आई है। इसमें 8 लोगों को हमने ये गोवंश अधिनियम 3, 4, 5 और आर्म्स एक्ट 3/25 में इन 8 मुजरिमों को सज़ा की है। प्रत्येक को 8-8 साल की कठोर कारावास और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना। अच्छा, अब क्या मामला था ये पूरा? ये गोवंश को काट के आप बेच रहे थे। कौन सी जगह का था ये रघुनाथगढ़ के जंगलों का मामला है। अलवर के जत्ती की बगीची निवासी 24 वर्षीय चिराग माथुर ने गुरुवार दोपहर अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चिराग MBA पास था और घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसके पिता विजेंद्र माथुर की कुछ वर्ष पहले कोविड महामारी के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से चिराग अपनी विधवा मां और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ संभाल रहा था। परिजनों के अनुसार चिराग परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन है जिसका विवाह हो चुका है। उधर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपकर आत्महत्या के कारणों की गहराई से जांच की मांग की है। इनका चिराग माथुर नाम था और कल इन्होंने पता नहीं किस कारण से लेकिन घर में ही फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। क्या काम करते थे? ये कहीं किसी वकील के यहाँ जाते थे। अब इसका कोई ठोस सबूत मिला है नहीं मिला, उसको भी एक जांच का विषय है। ट्यूशन भी पढ़ाते थे? हाँ, ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। MBA पास? हाँ, MBA करा हुआ है इनने। शादी नहीं हुई? शादी नहीं थे। पिताजी इनकी मृत्यु, इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था कोरोना के संबंध, वहाँ कोविड के समय। घर में इकलौता सारा यही था? जी, इकलौता सारा था। माताजी इनके ऊपर डिपेंड थी। अब हम ये चाह रहे हैं कि इनके जो मृत्यु का जो कारण है ना, उसका किसी तरह पता चल जाए, क्योंकि हमको लगता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ गलत हुआ है। तो जो गलत हुआ है उसको सामने आना चाहिए, जो भी कारण हो। ये है। माता जी बता रही है कि नहीं, उनको किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कारण हुआ। अचानक से सुबह इसने खाना वाना खा के सब तरह से सही चीज़ की। फिर उसके बाद ये जो माताजी ने जैसा बताया इनकी, तो उसके बाद इन्होंने ऊपर जाके फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। नौगावा कस्बे में गुरुवार देर रात 50 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में बाथरूम में रखी तेजाब की बोतल से गिलास भरकर पी लिया। इसके बाद उसने परिजनों को जगाकर घटना की जानकारी दी। इस व्यक्ति मुकेश को नौगावा से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान देर रात करीब 3 बजे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मुकेश कोई काम नहीं करता था। मुकेश की पत्नी की मौत करीब 15 साल पहले हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है। मृतक के छोटे भाई महावीर सतवासिया ने बताया कि वह शराब के नशे में घर लौटा था। इसके बाद नशे की हालत में ही उसने तेजाब पी लिया। नाम जी मुकेश है इसका, नौगावा का रहने वाला है। वैसे साहब ड्रिंकिंग करता था ये। तो हमारे गांव में रामलीला का प्रोग्राम चल रहा है, वहां से रात को करीब 11 बजे के लगभग आया और परिवार वाले सारे सो रहे थे। बाथरूम में गया, वहाँ वो कांच की बोतल में कल्ली बोतल मंगवाई थी, वो फिनाइल वाली, और उसने समझा कि ये कोई दारू है। उठा के एक गिलास भर के उसमें से पी गया। तेजाब था? तेजाब था। तेजाब पी गया? हाँ, तेजाब पी लिया। उसे लेके फिर नौगांव गए। नौगांव वालों ने रेफर अलवर कर दिया। अलवर इंतकाल हो गया साहब। कितनी उम्र है इसकी? 50 के लगभग। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। क्या करता था ये? फ्री रहता था घरे, वैसे काम तो कोई नहीं करता था। बच्चे सियाने हो गए, वो खारे कमारे, खूब बढ़िया मौज। अलवर जिला अस्पताल की ओपीडी में शुक्रवार सुबह मोबाइल चोरी की वारदात फिर सामने आई। यहां कमरा नंबर 10 से वरिष्ठ डॉक्टर भवानी शंकर वर्मा का मोबाइल चोरी हो गया। डॉक्टर वर्मा सुबह 8 बजे ड्यूटी पर पहुंचे और मरीज देख रहे थे। उन्होंने अपना मोबाइल टेबल पर रखा हुआ था, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल चौकी प्रभारी को घटना की शिकायत दी। साथ ही CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं। अस्पताल परिसर में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। मेरा फोन ओपीडी के अंदर से जो है कहीं से कोई ले गया है। अब मुझे इस बारे में जो है पता नहीं कि कैसे ले गया, कौन ले गया, इसके बारे में CCTV फुटेज अगर कहीं मिले तो उसी तरह से कंफर्म हो पाएगा कि किधर से घटना हुई। अब लगभग ये अभी जो ओपीडी में मैं 8 बजे मेरी ओपीडी शुरू होती है, उसके बाद ही सर ले गए। भीड़ थी? हाँ सर, 10-15।
नवरात्रि में बालाकिला स्थित करणी माता मंदिर में शुक्राको 5वें दिन भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर में सुबह 6:30 बजे आरती शुरू होते ही श्रद्धालुओं की कतारें लगातार बढ़ती चली गई। भक्तों ने माता के जयकारे लगाए और पूजन किया। हालांकि मंदिर मार्ग में करीब आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर दीवारें क्षतिग्रस्त हालत में हैं, जिन पर अस्थायी रूप से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु टिंकू सिंह और सूर्य प्रकाश का कहना है कि यह दीवारें जून महीने में ही टूट गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा समय रहते मरम्मत नहीं करवाई गई। इससे श्रद्धालु को आने जाने में खतरा बना रहता है। वर्तमान की स्थिति आप देखोगे, ये टूटा हुआ धराशायी हुआ पड़ा है और हम पहले नवरात्र से आ रहे हैं, इसमें कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है देखा जाए तो। बाकी यहाँ पे ये माटी पड़ी है, इसको हटाना चाहिए। उनसे भी गुजारिश है और इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाएं और व्यवस्था को सुचारू करवाएं। क्या लगता है इसको पहले ही ठीक किया जा सकता था? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता था। उनके पास टाइम था, थोड़ा उन्होंने डिले किया और उन्होंने तो इसको ध्यान देते तो शायद ये पहले हो सकता था, पर उन्होंने किया नहीं ऐसा जानबूझकर। लेकिन फिर भी आगे के लिए वो ऐसा कर सकते हैं भविष्य में, ताकि व्यवस्था सुचारू रहे। सुबह सुबह के टाइम जो होता है उस समय आरती के समय करीब 100 से 150 लोग होते हैं, फिर लोग बाग धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे कि अभी 2-4 दिन ही हुए हैं तो अभी भीड़ की इतनी वो नहीं है। बाकी जैसे जैसे नवरात्रि बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही भीड़ बढ़ती जाएगी। अब रास्ते की क्या स्थिति है? रास्ते की स्थिति अभी थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि बारिशों के कारण काफ़ी रास्तों में मतलब जैसे आप ये पीछे देख सकते हो खड्डे वगैरह हो चुके हैं और यहाँ पे 50,000 कट्टे लगाए हैं और इसको बंद किया गया है। क्या लगता है सुरक्षा है इससे? हाँ, काफ़ी सुरक्षा है इससे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पूर्व उपसभापति शशि तिवारी के आकस्मिक निधन पर विभिन्न वर्गों ने शोक जताया है। देर रात तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हार्ट अटैक आने से शशि तिवारी का निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सूचना मिलते ही अपने सभी कार्यक्रम तुरंत निरस्त कर दिए और अलकापुर स्थित उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी शोक जताया है। उनका अंतिम संस्कार तीज के शमशान घाट पर किया गया। अलवर जिले के अनेक ग्रामीण शुक्रवार को ट्रैक्टरों में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मोती डोंगरी स्थित कार्यालय में पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उन्हें बेदखल करना चाहती है और लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने इसे लेकर उच्च अधिकारियों से फोन पर बात की और निर्देश दिए। इसके बाद ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचा। जिला कलेक्टर ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया है। उधर इसी मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खाद की कमी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में किसान खाद की किल्लत से परेशान है और लंबी लंबी कतारों में खड़े होने के बाद भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही। नेता प्रतिपक्ष ने कंवरलाल मामले में भी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सजा कम करने का निर्णय गलत संदेश देता है। ये सारे लोग जो है सरिस्का इलाके से आए हैं, इन 2 गांव के रहने वाले हैं। वहां पे ये लोग वर्षों से बसे हुए हैं, पीढ़ियों से वहां पे बसे हुए हैं और अब जो है सरकार इनको ईवी चार्जिंग स्टेशन के नाम पे वहां से बेदखल करना चाहती है, जबकि वहीं पे फॉरेस्ट की दूसरी लैंड पड़ी है, उस पे आप कर लें। या तय कर लिया है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको उजाड़ने का काम हम लोगों को करना है। सरकारें हमेशा जो है जनता के हितों के लिए बनाई जाती है, उनके हितों की रक्षा करे, गरीब की मदद करे या वो उल्टा उनको परेशान करे। मैंने अभी कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, फॉरेस्ट विभाग के बड़े अधिकारियों से भी निवेदन किया है कि वहां फॉरेस्ट की हजारों बीघा जमीन पड़ी है, खाली पड़ी है, किसी का कब्जा नहीं है, सरकार की जमीन है, सरकार उस पे बनाए। आज ये लोग बेचारे सिवाई चक पे बसे हुए, उनको वहां से हटाने का जो है मैं समझता हूँ काम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो चार्जिंग स्टेशन है वो जितना सरिस्का ऑफिस के पास बने उतना अच्छा है। यहाँ भरतरी जी का मेला भरता है, वैसे ही वहां पे भीड़ रहती है हर साल। किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे और चुनावी घोषणा पत्र में इन लोगों ने कहा था कि हम जो है 12,000 किसान सम्मान निधि देंगे, 2700 रुपए गेहूं के समर्थन मूल्य की बात करते थे, बाजरे की खरीद की बात करते थे समर्थन मूल्य पे, लेकिन आज ये लोग गायब है। फैक्ट्रियों के अंदर नकली खाद मिल रहा है, फर्जी तरीके से खाद के साथ जो डीलर हैं वो अन्य सामग्री बेच रहे हैं और सबसे विशेष बात कि आज किसान को खाद भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि खाद की तैयारी एक दिन में नहीं होती। खाद अगर आज चाहिए तो ये इंपोर्ट होता है विदेशों से, आपको पहले वो डिमांड के आधार पे इंपोर्ट करना चाहिए था।
कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही लोगों के हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। अलवर शहर में गुरुवार शाम कांग्रेस के राजीव गांधी मंडल की बैठक गायत्री मंदिर रोड से धाबाईजी बाग में की गई। बैठक के मुख्य अतिथि एआईसीसी कोऑर्डिनेटर के शास्त्री रहे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने की। इन्होंने बताया कि इस अभियान की समीक्षा और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। उधर इस दौरान शहर प्रभारी विजेंद्र सिंह महलावल, कांग्रेस प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता, जेडी आर्यन, पुष्पेंद्र धाबाई, प्रभुदयाल यादव, विजेंद्र सेन, गौरी शंकर विजय, बाबूलाल मीणा और दया किशन शर्मा आदि मौजूद रहे। नमस्कार। नेता विपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को दिल्ली में वोट चोरी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको लेकर के पूरे कांग्रेस पार्टी देश में वोट चोरी के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान चला रही है। उस हस्ताक्षर अभियान को लेकर के आज अलवर शहर के मंडल में मीटिंग की गई और लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर कराएं, लोगों को जागरूक करें और लोगों को ये बताएं कि संविधान के आधार पर हमें एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से इस संवैधानिक अधिकार की चोरी हो रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बात और भी कही थी कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि जब उन्होंने बेंगलोर की एक लोकसभा में एक विधानसभा 1 लाख से ज़्यादा वोट की चोरी पकड़ी है, जिन लोकसभाओं में कांग्रेस पार्टी 50,000 से कम वोट के मार्जिन से चुनाव हारी है, वहाँ तो पूरी तरीके से शक होता है कि कांग्रेस पार्टी को साजिशन चोरी करके चुनाव हराया गया है। जिसमें से एक अलवर लोकसभा है जहां पर कांग्रेस पार्टी 48,000 से चुनाव हारी और अलवर की एक अलवर शहर विधानसभा में 52,000 से चुनाव हराया गया है। वो हमें पूरा भरोसा है, समय आने पर इसका प्रमाण के साथ उजागर भी होगा। हरीश जी, हमारे नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को कर्नाटक के माधोपुरा में विधानसभा को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें वोट चोरी पकड़ी गई थी। प्रमाणों के साथ उन्होंने सारे देश को बताया और तभी से देश के हर व्यक्ति के जहन में एक चीज़ बैठ गई कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। फिर उन्होंने एक तय किया कि जहाँ जहाँ लोकसभा सीट हम 50,000 से कम आ रहे हैं वहाँ पता करो, क्योंकि हर लोकसभा में इन्होंने 50,000, 60,000, 1 लाख तक वोट चोरी किए हैं। उसी कड़ी के तहत अलवर लोकसभा में हम चुनाव हारे पूरी में 48,000 वोटों से, अकेले अलवर शहर में चुनाव हारे 52,000 वोट। उसका हमारा हर ब्लॉक पर, ब्लॉक के बाद मंडल पर, मंडल के बाद हर बूथ पर हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। उसमें हम वोट चोरी भी इनकी पकड़ रहे हैं और बहुत जल्दी हमारे के शास्त्री जी आईसी से आए हैं, हमारे शहर के प्रभारी माननीय विजेंद्र महलावत जी हमारे साथ हैं, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष साथ हैं, सब मंडल अध्यक्ष साथी साथ हैं। हम सब इनकी वोट चोरी को बहुत जल्दी कलेक्ट करके और हमारे एआईसीसी कोऑर्डिनेटर जी को देंगे और फिर इनका भंडा फोड़ होगा। जो राहुल जी कह रहे थे कि अभी तो मैंने परमाणु बम फोड़ा है, मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, वो हाइड्रोजन बम वैसा होगा जिसमें पता लगेगा कि मोदी जी भी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने और अलवर के सांसद भी वोट चोरी से प्रधानमंत्री। उधर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक अध्यक्ष योगेश मिश्रा की अध्यक्षता में मौजपुर हाउस में संपन्न हुई। इस अवसर पर एआईसीसी पर्यवेक्षक के शास्त्री ने कहा कि मतदाताओं के वोट की चोरी करके भाजपा सत्ता में आई है, ऐसे में जनता के सामने असलियत रखनी होगी। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक एक वोट की निगरानी करनी होगी। इनमें मतदाता सूची से हटने वाले नामों और फर्जी वोटों को रोकने के पहलू शामिल हैं। साथ ही हस्ताक्षर अभियान में अधिक से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाने होंगे। आज कांग्रेस कार्यालय पे मौजपुर हाउस में जिस तरह से आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई है, एआईसीसी के के शास्त्री जी मौजूद थे, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पूरे देश में चल रहा है। हमारे नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी करी है। प्रमाणों के साथ भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी पकड़ में आ रही है
और राजस्थान में और हिंदुस्तान में लगभग 25 से 30 सीट ऐसी हैं जहां ये वोट चोरी करके अपने सांसद इन्होंने जिताए हैं, जिनमें अलवर की भी एक सीट है जिसमें माननीय भूपेंद्र जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जीते हैं। 50,000 से कम जहाँ कांग्रेस हारी है वहाँ सब जगह इन्होंने वोट चोरी करी है। राजस्थान में अलवर है, जयपुर ग्रामीण है, कोटा है, ये सीटें हैं। तो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हमारा चल ही रहा है और उसमें कुछ तथ्य जनता ने, आम लोगों ने हमें बताए हैं कि महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शुक्रवार को शांति कुंज से आचार्य हस्ते चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। साथ ही मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर ऑपरेशन किए गए। केंद्र के कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा धर्मार्थ कोष की सहायता से यह शिविर लगाया जा रहा है। आज आचार्य हस्ते चिकित्सालय शांति कुंज अलवर में एक आंखों का निःशुल्क कैंप लगाया है, जिसमें मोतियाबिंद की जांच होंगी और जांच के बाद जो मरीज सेलेक्ट होंगे उनका शाम को ऑपरेशन किया जाएगा। उनको रहने की, खाने की, उनको जो है संभालने की, सुबह चाय नाश्ते की सारी व्यवस्था, दवाएं वगैरह सब फ्री दी जाएंगी। यह कैंप बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार में धर्मार्थ कोष बनाया हुआ है, उनके सौजन्य से लगाया जा रहा है। अब तक 63 रजिस्ट्रेशन हो गए और आगे भी रजिस्ट्रेशन जारी है। अलवर में नजर बगीचे स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी कर रही छात्र अध्यापकों का कैंप जारी है। 7 दिवसीय बेसिक ग्रुप शिविर 29 सितंबर तक चलेगा। इसमें डाइट कॉलेज सहित हरसोली बीएसटीसी कॉलेज के 65 छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिविर प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने यह जानकारी प्रदान की। ये शिविर 23 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 29 तारीख को समाप्त होगा। 7 दिन का आवासीय शिविर है और जैसा कि डीएलएड वालों के लिए ये कैंप करना जरूरी है स्काउट गाइड का। इसमें बच्चों को जो है उनकी दिनचर्या, खास करके इनके चरित्र से संबंधित, स्किल से संबंधित, बौद्धिक डेवलपमेंट, इनकी बात करते हैं कि ये जब टीचर बन जाएंगे उसके बाद विद्यालयों में बच्चों के साथ कैसे काम करेंगे। क्या सिखाया जा रहा है? स्काउटिंग के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, इसकी परिभाषा है, उद्देश्य है, अर्थ है, इसके बारे में बताया जा रहा है। पायनियरिंग, विभिन्न प्रकार की गांठें हैं, लेसिंग है, उसके साथ साथ इनको प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड कैसे हमारे स्काउट दे करके और समाज की सेवा कर सकते हैं, इनके बारे में विस्तार से बताया। कौन कौन सी बीएसटीसी कॉलेज है? इसमें 2 बीएसटीसी कॉलेज हैं, एक तो बहरोड की है बीएसटीसी कॉलेज और एक है हरसोली। 2 बीएसटीसी कॉलेज के 1-2 बच्चे वो हैं जो पिछड़ गए थे किन्हीं कारणों से, एक बच्चा धौलपुर से भी है। अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंडोर हॉल में सशस्त्र सीमा बल के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र की ओर से अंतर सीमांत कबड्डी प्रतियोगिता जारी है। यहां शुक्रवार सुबह सेमीफाइनल मैच खेले गए। सिलीगुड़ी फ्रंटियर ने पहले सेमीफाइनल में गुवाहाटी और दूसरे सेमीफाइनल में पटना फ्रंटियर ने तेजपुर की टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 22 सितंबर से शुरू हुई प्रतियोगिता में 60 टीमों के करीब 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने एक सत्र के दौरान विधि के प्रशिक्षु विद्यार्थियों को साइबर अपराधों और उनसे बचाव की जानकारी दी। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल युग में साइबर खतरों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के लिए तैयार करना था। सत्र के दौरान मोहनलाल सोनी ने साइबर हाइजीन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि जिस तरह हम शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, उसी तरह डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए साइबर हाइजीन का पालन करना भी अनिवार्य है। इस सत्र में सूचना सहायक उमेश खत्री ने साइबर स्पेस की मूलभूत जानकारी प्रदान करते हुए संचार साथी पोर्टल और उसकी विभिन्न सेवाओं के बारे में बताया। यह पोर्टल साइबर अपराधों की रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक एवं किशन कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार कोविड कार्यकाल की त्रासदी हम सब देख चुके हैं। इसी वजह से संकल्प लिया गया है कि सभी नागरिक ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। इससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी भारतीय नागरिकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमांशु शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने आवास पर भी लगभग 200 गमलों सहित जमीन में 100 पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। इनमें अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी जैसे औषधीय
पौधे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शुद्ध वायु से इंसान की आयु बढ़ती है और इसी वजह से ग्रीन अलवर और क्लीन अलवर बनाने की शपथ ली गई है। निश्चित रूप से मैं शहरवासियों को, जिले वासियों को ये कहना चाहूँगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, गांधी दर्शन से भी जुड़ा हुआ हूँ। गांधी दर्शन में भी हमने स्वतंत्रता सेनानियों और आज़ादी के नायकों के बारे में सभी को बताया है। हमारी सामाजिक संस्था है किशन कुंड विकास समिति, वो भी समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है और मैं कांग्रेस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। कांग्रेस पार्टी से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इस समय मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने वो त्रासदी झेली है जो कोविड जब पूरे वर्ल्ड में आया था, पूरे हिंदुस्तान में जब कोविड आया था, जिस तरीके से लॉकडाउन हो गया था, हमने ये देखा था किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे लाखों बहनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। तो उसी समय हमने शपथ ले ली थी, हम सभी समिति के लोगों ने, गांधी दर्शन के कार्यकर्ताओं ने शपथ ले ली थी कि हम सब अपने घर को बिल्कुल ग्रीन बनाएंगे। चारों तरफ वृक्ष पेड़ पौधे, हम लोगों ने संकल्प लिया कि जिनके घरों में अगर जगह कम है तो वो गमले के माध्यम से वृक्षारोपण करें। और हमारे घर, चूँकि मेरा घर है, इसमें ज़मीन भी है कच्ची, तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए। इससे ये मिला कि हमें एक शुद्ध ऑक्सीजन, कहते हैं कि शुद्ध वायु अगर मिलेगी तो आयु बढ़ेगी। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को, क्योंकि हमको इंसान है, हमको सबक लेना चाहिए किस तरीके से हमारी गलतियों की वजह से पेड़ पौधे हम लोगों ने जिस तरीके से नष्ट कर दिए, जिस तरीके से हमने जंगलों को नष्ट कर दिया है, उसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी ना भुगतें। इस संदर्भ में मैंने और मेरे समिति के पदाधिकारियों ने, मेरे परिवार ने ये निर्णय लिया है कि सब अपने घरों में, और आप ये देख रहे हैं कि मेरे घर में किस तरीके को पेड़ पौधे, आप स्वयं ATL चैनल के माध्यम से गोविंदन जी आप स्वयं देखिए यहाँ पर आकर कि मैंने पूरी तरीके से संपूर्ण घर में सैकड़ों की संख्या में तादाद में पेड़ लगाए गए हैं। तो लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहिए? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो आपको शुद्ध वायु मिलेगी, सभी हमारे साथियों को, शहरवासियों को, जिले वासियों को, प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि और अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे राजस्थान प्रदेश में कम वृक्षारोपण हो रहा है, कम जो है लोग पेड़ों की ओर जागरूक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ वृक्ष होते हैं वहीं बारिश आती है और बारिश आने से ही फसलें लहलहाती हैं। निश्चित रूप से अगर वृक्ष अच्छे बढ़ेंगे तो पानी का वाटर लेवल भी अच्छा बढ़ेगा। तो मैं सभी साथियों को की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि सब अपने घरों में कम से कम एटलीस्ट, कम से कम अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो गमलों में, पानी की बोतलों में मनी प्लांट्स लगाएं, ऐसे पौधे लगाएं जिससे आने वाले समय में जैसे कोई कोविड जैसी कोई महामारी आए तो हम सब मिलजुल कर एक वृक्ष के माध्यम से हम लोगों को उनको शुद्ध वायु प्रदान कर सकें, जो सिलेंडर की कमी हमें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आपने किस तरह के पेड़, फलदार, पौधेदार? निश्चित रूप से आप सब देख ही रहे होंगे कि ये हमने नींबू है, उसके बाद हमने पपीते का लगा रखा है, अमरूद का लगा रखा है, नीम तक के पेड़ पौधे यहाँ लगा रखे हैं, आंवला, ग्लोए, तुलसी, अश्वगंधा, ये सारे पेड़ पौधे यहाँ सारे के सारे लगा रखे हैं। कुछ दिखाने के लिए सजावटी पौधे भी हैं और कुछ जो है फल देने वाले भी पौधे हैं। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि इसी तरीके का प्रोग्राम लगातार ATL चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शहरवासी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जिनके घरों में जगह है वो ज़मीन में पेड़ पौधे लगाएं, जिनके नहीं है वो गमले लगाकर अपनी आयु बढ़ाएं। अलवर के धोबीघट्टा में मारपीट का मामला सामने आया है। यहाँ के निवासी कृष्ण कुमार बैरवा ने आरोप लगाया कि पास में रहने वाले कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर डाली। पहले भी वे जाति सूचक शब्द बोलने के साथ ही बदमाशों से पिटवा चुके हैं। उधर शिवाजी पार्क थाने में रिपोर्ट के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मेरा झगड़ा हुआ है हरी सैनी, कैलाश सैनी, कालू सैनी से। ये हमको चिमार चूड़े कह के बोलते हैं और इनकी माँ और बहू सब हमें चिमार चूड़ा कहते हैं। हमारी गाड़ी भी नहीं खड़ी करने देते, हमको वहाँ से निकलने भी नहीं देते। और आज हमारे ऊपर आज उन्होंने थूका था। इससे पहले कालू की भाभी ने थूका था, उससे पहले उसके नौकर ने भी थूका था। इससे पहले मेरे को एक बार मारा पीटी की है, मारा पीटी ढंग से पीटा है मेरे को 8-10 लड़कों ने, कालू के दोस्तों ने। और कालू के पास काम करता है ठेली पर, समोसा कचौरी की ठेली लगाता है, लोकेश सैनी। उसके बाद में इन्होंने मारा पीटी कर ली। फिर इन्होंने मैंने इनसे बोला कि भाई मेरे पास आप चिमार चूड़े कह के बोलते हो, मैं केस करूँगा। तो इन्होंने मेरे पास में केस कर रखा था, मेरे ऊपर केस किया। तो मैंने थाने में आया शिवाजी पार्क में, तो इन्होंने बोला कि मैंने केस करने की बोली। तो इन्होंने बोला कि भाई केस मत कर, हम वापस ले लेंगे केस को हमारे को, और हम तेरे से पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं।
सिंधी सखी और इन्फिनिटी ग्रुप द्वारा डांडिया गरबा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अलवर के 200 फीट रोड स्थित इन्फिनिटी गार्डन में संपन्न हुआ। क्लब अध्यक्ष गीता साधवानी ने बताया कि इस बार 8वां कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि बबीता शर्मा रही, जबकि जज की भूमिका में पूनम प्रधान और चंचल जैन मौजूद थी। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और महाआरती से की गई। साथ ही माता वैष्णो देवी का पूजन हुआ। वहीं महिषासुर वध नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इस दौरान डांडिया प्रतियोगिता में पोहू बोधवानी प्रथम, वानी बावानी द्वितीय और मान्या बोधवानी तृतीय रही। संस्था द्वारा अन्य पुरस्कार भी दिए गए। इस मौके पर प्रदीप सूद ने एंकर की भूमिका निभाई। राजर्षि अभय समाज के विशाल रंगमंच पर भगवान श्री राम के आदर्शों पर आधारित रामलीला का मंचन जारी है। गुरुवार को दर्शन दरबार, दशरथ कैकेयी संवाद, राम वनवास केवल प्रसंग एवं दशरथ स्वर्ग रोहण के प्रसंग मंचित हुए। राम वनवास के समय जसवंत सैनी द्वारा गाए गए गीत से दर्शक भावुक हो उठे। वहीं मोनू शर्मा और श्याम मोहन शर्मा सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी रही। वहीं संस्था अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और महानिदेशक मनोज कुमार गोयल आदि की उपस्थिति रही। प्रचार मंत्री अमर खत्री ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। रिश्वत के एक मामले में विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने अपने फैसले में 10 आरोपी बरी कर दिए हैं। पिछले करीब 10 साल से यह प्रकरण चल रहा था। एडवोकेट रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि एसीबी टीम ने भिवाड़ी के पास टोल टैक्स पर कार्यरत आरोपियों को रिश्वत के मामले में पकड़ा था। काफी अरसे तक प्रकरण की सुनवाई हुई। आखिरकार न्यायालय ने सभी आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य और तथ्यों के अभाव में बरी कर दिया। देखिए, ये सरकार बनाम कैलाश नाम से मुकदमा था, जिसमें 2012 में भिवाड़ी चौपान की रिको क्वार्टर पर अवैध राशि बताते हुए जब्त किए गए थे, जिनमें 10 लोगों को आज न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने बरी किया है 10 लोगों को। और ये सभी लोग, जिनमें से सिर्फ एक परमानेंट थे और 9 अस्थायी बॉर्डर होमगार्ड थे, जिन लोगों को गलत तरीके से फंसाया हुआ था। और एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि एक लंबे समय से ये ट्रायल चल रहा था, जिसमें आज न्यायालय श्रीमान द्वारा इनको बरी किया। अलवर कृषि उपज मंडी में स्थित शिव मंदिर में श्री सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड की वार्षिक सभा आयोजित की गई। साथ ही गौशाला के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। यह निर्वाचन चुनाव अधिकारी गजानन गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुआ। वहीं सर्वसम्मति से अजय अग्रवाल को लगातार 28वें वर्ष निर्विरोध चुना गया है। मुख्य सचिव के पद पर गौशाला में कार्यरत कोषाध्यक्ष राकेश जैन को भी निर्विरोध चुना गया। गौशाला की स्थापना 1904 में हुई थी और यह भारत की सबसे पुरानी गौशालाओं में से एक है। वहीं अध्यक्ष अजय अग्रवाल को गौ सेवा के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। अग्रवाल ने अपने प्रति विश्वास जताने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही गौशाला के लिए अपने समर्पण को बनाए रखने का वादा किया। शैक्षिक सम्मेलनों का दौर आरंभ हो गया है। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन अलवर के स्वरूप विलास होटल में शुरू हुआ। इस अवसर पर समाज सेवक छैल बिहारी किराड़ एवं शिक्षाविद डॉक्टर हुकुम सिंह निर्भय सहित अन्य अतिथियों ने विचार रखे। उधर संघ जिला अध्यक्ष महेंद्र किराड़ ने बताया कि 33 श्रेणी के शिक्षकों की तबादला नीति लागू करने, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति आदि मांगे उठाई गई। साथ ही एक ज्ञापन सरकार को भेजा जाएगा। सम्मेलन में सरिता भारत ने महिला शिक्षिकाओं की समस्याओं को रखते हुए समाधान की मांग की। उधर अतिथि छैल बिहारी किराड़ के अनुसार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार शिक्षक संघ के संपर्क में रहते हैं और हर संभव सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला शाखा अलवर का 2 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन होटल स्वरूप विलास अलवर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों की जो विभिन्न मांगे होती हैं उनके ऊपर चर्चाएं की जाती हैं। जैसे राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की जो मांग है वो रोस्टर रजिस्टर का संधारण है। एक टीईटी टेस्ट शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया है, तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस प्रकार की कोई जो है टेस्ट का आयोजन नहीं करवाया जाए। सारे जो अध्यापक आते हैं वो कई सारे चरणों से होकर गुजर के आते हैं और ये सारे के सारे योग्य हैं। इनकी इस प्रकार के कोई टेस्ट परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों की जो लंबित मांगे हैं उन लंबित मांगों के अंतर्गत जैसे कई विसंगतियां हैं, कई सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट के कारण जल्दी से पदोन्नत हो जाते हैं। कुछ एक जो टीचर हैं उनके सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उनको पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार की मांगें हमारी रहती हैं। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का सम्मेलन चल रहा है, आप अतिथि के तौर पर मंच पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जो राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जो का जिला स्तरीय आज का कार्यक्रम है, इसमें सभी शिक्षकों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया और उनकी वास्तविक जो समस्याएं हैं, जो प्रेशर है, वो माननीय शिक्षा मंत्री तक पहुंचे, ऐसा उनका आह्वान है। और हम चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और संगठनों से जुड़े हैं, तो हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हमारे जो भारतीय संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाए हुए हैं वो शिक्षक ही हैं। तो अगर इनको कोई परेशानी होती है तो निश्चित तौर पर पूरे समाज के लिए ये जो एक मुश्किल घड़ी होती है, तो हम इनमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सर, शिक्षक कह रहे हैं कि जो कैट की जो परीक्षा है, सर्विस लगने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इसलिए उसको निरस्त किया जाना चाहिए। और 3rd ग्रेड की टीचरों की ट्रांसफ़र की बात है, महिला शिक्षकों को दूर दराज लगाया जाता है, वो भी एक समस्या, कई समस्या निकल कर आ रही है। आपको लगता है सरकार को उनका समाधान करना चाहिए? देखिए, ये विषय कई बार उठ चुका है और माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का भी अभी हाल ही में दौरा हुआ है अलवर में भी, वहाँ तक भी ये बातें पहुँची। अब सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार जो करती है अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन ये सही है कि उन शिक्षकों ने अपनी समस्याओं से और इस चीज़ के बारे में बताया है, तो उस पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। और ये ऐसा मेरा मानना है कि ज़रूर सरकार इस पर ध्यान देगी और उसको शिक्षक जो बता रहे हैं या निरस्त हो या उसका कोई समाधान नहीं। हमारा डिपार्टमेंट ले, कार्यालय ले, मंत्रालय कर्मचारी ले, मंत्रालय कर्मचारी भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। प्रत्येक शिक्षक को व्यक्तिगत तौर पर अपना काम ऑनलाइन करना पड़ता है। दूसरा, महिला शिक्षिकाओं के दूर दराज स्थानांतरण की एक बहुत बड़ी समस्या है, उन समस्या को हमें इस मंच के माध्यम से उठाना चाहिए। तीसरा, हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हुए। आखिर क्या कारण है 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं करने का? वो जो 3rd ग्रेड का शिक्षक जो हमारे बेसिक शिक्षा की नींव है, उन छोटे छोटे बच्चों की नींव को मजबूत करता है, उनको अक्षर ज्ञान कराता है, दूर दराज इलाकों में वो शिक्षा दे रहा है, अपना समय दे रहा है। उधर राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने जयपुर रोड स्थित शिव वाटिका में 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहित यादव रहे। वहीं अध्यक्षता सीबीओ भगवान साहिब शर्मा ने की। वहीं डीओ प्रारंभिक देवेंद्र सिंह चौधरी सहित रणवीर सिंह यादव, महावीर सिंह गुर्जर, जीतेश्वर यादव और अन्य पदाधिकारियों सहित सम्मान प्राप्त अध्यापक मदन लाल यादव और नीलम यादव मौजूद रहे। पदाधिकारियों के अनुसार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन तैयार किया जाएगा। तो मैं देखता था कि एक छोटी सी एक पहाड़ी की पुस्तक हुआ करती थी और उस पहाड़ी की पुस्तक का वो कमाल था कि 5वीं तक का बच्चा 40 तक पढ़े और आसानी से किताब को पढ़ लेते थे, बहुत अच्छी तरह पढ़ता। और ये कंपटीशन होता था कि कौन जल्दी पढ़ता है, कौन स्पीड से पढ़ता है, कौन त्रुटि रहित पढ़ता है। एक ही टीचर हम 5 कक्षा को पढ़ाते थे। बीजवाड़ नरुका से गुरु जी आते थे। उस ज़माने में ये करीब क्योंकि 33 साल की मेरी सर्विस हो गई है, MSc के बाद मैंने जॉब किया, तो 40 साल पहले की बात है। हो रहा है शैक्षिक कितनी सार्थकता है, कितनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है? जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं, 17 मुद्दों पर चर्चा चल रही है, उन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और उस मुद्दे में जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो प्रांत को भेजा जाएगा। सर, कितना शिक्षकों को इससे लाभ होगा, कितना विद्यार्थियों को लाभ होगा? क्योंकि समस्याओं पर जब विचार होता है तो कुछ न कुछ समाधान भी निकलता है, तो कितनी महत्व इन शैक्षिक सम्मेलनों का मानते हो आप, क्योंकि काफ़ी सीनियर हैं आप? देखिए जी, सार्थक रूप से लिया जाए तो बच्चों को उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा। कहाँ कमियां हैं, उन कमियों पर मंथन होता है। अगर इस सम्मेलन से 10% भी अगर बच्चों की शैक्षणिक उत्थान में इजाफा होता है तो काफ़ी लाभान्वित होंगे बच्चे। क्या नाम सर आपका? राजवीर यादव, प्रदेश। सर, शैक्षिक सम्मेलन है, स्वागत सत्कार चल रहा है, किन के समस्या पर विचार विमर्श किया गया, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, क्या जानकारी? राजस्थान प्राथमिक शिक्षक संघ जिला शाखा अलवर की तरफ से 26 तारीख को जो हमारी शिवरा पंचांग है, शिवरा पंचांग के अनुसार 2 जिला स्तर पर और 2 दिन राज्य स्तर पर निर्धारित होते हैं। 26 तारीख को जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर शिक्षक और शिक्षार्थियों हित में जो शिक्षा के नवाचार हैं, उन्नयन के लिए हैं,
शिक्षा के अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, 2022 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, इन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। और उसके बाद में शिक्षा से और जो शिक्षा स्कूलों में जो आने वाली समस्याएं हैं उनके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि उनके ऊपर एक मांग पत्र बना करके सरकार के पास भेजा जाएगा, ताकि उसके ऊपर सरकार अपने विचार करे और शैक्षिक और शिक्षक के हित में जो भी समस्या है उनका समाधान समय पर हो सके। मंच को जो शुभसूत कर रहे हैं, आपके कौन कौन से अतिथि इसमें पधारे? हमारे अतिथि में माननीय श्री राममित्र यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधार रहे हैं, और हमारे CDO साहब महेश गुप्ता जी हैं, वो अतिथि हैं, वो अभी आए नहीं हैं, उनका दूसरे शिक्षक में गए हैं, उनका प्रोग्राम आने का यहाँ पर। ये साल में 2 बार शैक्षिक स्तर के चिंतन को लेकर के हम लोग एकत्रित होते हैं, जिसमें सभी तरह की जो बच्चों से संबंधित, उनकी पढ़ाई से संबंधित, उसमें और क्या नवाचार किए जा सकते हैं और उनके लिए अच्छे से अच्छी क्या व्यवस्थाएं हैं, कहाँ खामियां हैं, उन पर चिंतन करने के लिए एक सबसे अच्छा और बेहतरीन अवसर होता है, जिसमें बच्चों का विकास है वो चहुमुखी और सर्वांगीण किया जा सके। कई बार तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद सरकार के स्तर पे छोटी छोटी इतनी बड़ी खामियां हो जाती हैं जो बच्चों के विकास के रूप में बड़ी रुकावटें पैदा करती हैं। तो छात्र हित को देखते हुए ये तमाम चीज़ें हैं जिनके अंदर विद्वान वर्ग इकट्ठा होकर के एक जगह और वो अपने इन चीज़ों के ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है, मंथन करता है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भिवाड़ी पुलिस ने मेरी पुलिस मेरा अभिमान अभियान के तहत
110 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। साथ ही आईजी जयपुर रेंज के मार्गदर्शन एवं एडिशनल एसपी अतुल साहू के सुपरविजन और थानाधिकारी जयसिंह के नेतृत्व में विशेष साइबर टीम गठित की गई थी। इस टीम ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से तकनीकी सूचना एकत्र कर राजस्थान के विभिन्न जिलों सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में से कुल 110 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है। बरामद मोबाइलों को शोकाको एसपी कार्यालय में उनके धारकों को सुपुर्द कर दिया गया, जो खासे खुश नजर आए। देखिए, श्रीमान आईजी साहब के निर्देशन में और एक अभियान चलाया जा रहा है, मेरा पुलिस मेरा अभिमान। उसके अंतर्गत जो फ़ोन यहाँ से गुमे थे या कोई चोरी हो गए थे, उसमें से 110 फ़ोन हमारी टीम द्वारा बरामद करके आज लोगों को वापस दिया जा रहा है। इसमें जो 110 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं, इनकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है। अगर हम प्राइस वैल्यू देखें तो इससे भी ज़्यादा होगी। अब इसके बारे में आपको ये बताएं कि 110 मोबाइल फ़ोन रिकवर करने में जो मुख्य भूमिका रही है वो एक तो CIR पोर्टल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस पोर्टल को यूज़ करके श्री जयसिंह जी RPS थानाधिकारी वृत्ताधिकारी साइबर, श्री जयप्रकाश पुलिस निरीक्षक हाल महिला थाना, जिनको स्पेशल टास्क दिया गया था, और उनकी टीम जिसमें विनीत, रजत, राकेश, विष्णु, दीपेंद्र, राजेश, दिनेश और अजय थे, इन लोगों ने अथक प्रयास करके अनेकों रेड मार के इन फ़ोनों को रिकवर किया गया है। और उसके बाद आज हम इन फ़ोन जो हमने पिछले कुछ दिनों में रिकवर किए हैं, उनको एक साथ लोगों को दे रहे हैं। सर, ये फ़ोन क्या स्नैचिंग हुए थे या गिरे थे, लोगों के गायब हुए थे, किस तरीके की क्या पोर्टल पर शिकायतें थी? अनेक तरीके से हैं। कुछ लोगों की स्नैचिंग में गई थी, कुछ लोगों के घर से चोरी हो गई थी, कोई उठा के ले गया उस टाइप से। ये लोगों की फ़ोन गिर गया था, किसी के कोई बता रहे हैं कि उनके फ़ोन जो है गुमशुदगी हो गई थी। तो अनेकों तरीके से फ़ोन गए थे, परंतु उनको CIR पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया गया और उनकी सूचना प्राप्त होने पर उनको जहाँ से भी वो फ़ोन जो लास्ट इस्तेमाल हुए उनको वहाँ से रिकवर करके हमारी टीम द्वारा दस्तयाब करके आज लोगों को। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। निब्बोर में वीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद गिरधारी लाल गुर्जर के मूर्ति अनावरण समारोह में वे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। साथ ही यहां प्रेरणा स्थल बनाने के लिए विधायक कोष से 5 लाख रुपए का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने बहरोड कस्बे में आयोजित शहरी सेवा शिविर का दौरा किया। साथ ही जैनपुरवास में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का भी अवलोकन कर पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी में GST बचत उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सेंट्रल मार्केट और BMA सभागार में उद्योगपतियों एवं व्यापारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा GST कम करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। साथ ही कहा कि स्वदेशी अपनाने के मंत्र पर कार्य करने की आवश्यकता है। मालाखेड़ा के पाड़ा गांव में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। समाज सेवक सुरेश भारद्वाज ने बताया कि चौथे दिन अनेक प्रसंगों का वाचन हुआ। वहीं प्रतिदिन आरती के साथ ही प्रसाद वितरण किया जाता है। इसमें आसपास के अनेक स्थानों के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राम कथा का समापन 30 सितंबर को किया जाएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूरपुर के विद्यार्थियों ने हेवल्स इंडिया लिमिटेड प्लांट का दौरा किया। भारतीय मानक ब्यूरो शाखा जयपुर एवं राजस्थान शिक्षा परिषद की ओर से यह गतिविधि की गई। मानक क्लब ने इन विद्यार्थियों ने यहाँ शैक्षणिक एवं औद्योगिक भ्रमण किया। BIS के मुख्य रिसोर्स पर्सन मनोज कुमार सैनी ने यह जानकारी प्रदान की। भ्रमण के दौरान प्लांट HR हेड उमेश ने छात्रों को बिजली के तार निर्माण की प्रक्रिया और नवीनतम तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। इस औद्योगिक भ्रमण में शिक्षक ललित किशोर, मुकेश कुमार एवं सुमन देवी भी विद्यार्थियों के साथ उपस्थित रही। केसरपुर स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आगे पानी की निकासी नहीं होने के चलते गंदा पानी जमा रहता है। इस दूषित पानी से होकर बच्चों और स्टाफ को गुजरना पड़ रहा है, जबकि सरपंच को कई बार अवगत कराया जा चुका है। यहाँ पानी की निकासी के लिए नाली बनाने की जरूरत बनी हुई है। दूसरी ओर इसी स्थान पर टूटी सड़क को सुधारने का कार्य भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किया जा रहा है। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम कैरवा जाट में श्रीमद् भागवत कथा के तहत कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ सभी ग्रामवासियों ने द्वार पर रंगोली बनाई और पुष्प वर्षा का स्वागत किया। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश रखकर शामिल हुई।
डीजे की धुन पर भजन सत्संग भी किया गया। वहीं आचार्य नवीन शास्त्री ने विधिवत गणेश पूजन करवाकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया, जबकि परीक्षित भीम सिंह अपने सिर पर श्रीमद् भागवत को धारण किए हुए थे। कथावाचक पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने श्री सुखदेव मुनि का पूजन किया। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत कार्य के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क चौड़ी करने और मरम्मत का काम हो रहा है। यहाँ कार्य स्टेट हाईवे 25 से शुरू किया गया है और 36 किलोमीटर की लंबाई में होगा। यह सड़क 3 विधानसभाओं अलवर शहर, अलवर ग्रामीण और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र को जोड़ेगी। साथ ही आवाजाही में ग्रामीणों को सुविधा रहेगी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नांगल, पृथ्वीपुरा, केसरपुर और बल्लाना होकर स्टेट हाईवे 25 तक सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सहायक अभियंता मुश्ताक खान ने यह जानकारी प्रदान की। राजस्थान पंचायती राज माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से कठुमर में शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ। संगठन के संरक्षक मूलचंद गुर्जर के अनुसार शिक्षक का मूल कार्य शिक्षा का है, लेकिन वह गौण होता जा रहा है। उधर उपशाखा कठुमर की ओर से लाखन सिंह अरवा, महावीर सिंह, रमेश गुर्जर और रघुपति चौधरी की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं जिला मंत्री मनीष चौधरी, भारत सिंह गुर्जर और कांत चौधरी आदि ने विचार रखे। जिलाध्यक्ष मुकेश ने शिक्षक एकता आदि पर प्रकाश डाला। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। यहां नर्सिंग कर्मियों और डॉक्टरों की कमी के कारण 2 वर्ष से मरीज परेशानी उठा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से करीब 2 दर्जन गांव जुड़ते हैं। वहीं सरिस्का क्षेत्र के गांव डेंगू और मलेरिया बीमारी के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। इन दिनों मौसमी परिवर्तन के बाद मौसमी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सा कर्मी घट रहे हैं। जबकि अस्पताल प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने उच्च अधिकारियों को भी लिखित में जानकारी दे दी है। यहाँ नर्सिंग कर्मचारियों के 2 NRHM पद और चिकित्सकों के 3 पद खाली हैं। इसके अलावा जनरेटर ठप पड़ा हुआ है। अकबरपुर अस्पताल में 4 वार्ड मौजूद है, लेकिन स्टाफ कम होने से 2 ही वार्डों में मरीजों को भर्ती किया जाता है। जैसे कि अभी मौसमी बीमारियों का सीज़न चल रहा है, तो मलेरिया और डेंगू के मरीज़ और वायरल फीवर के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, खांसी जुकाम के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से IPD की संख्या ज़्यादा है, उसके मुकाबले नर्सिंग कर्मियों की कमी चल रही है। पिछले 2 वर्ष से NRHM की 2 पोस्ट खाली हैं। उसके लिए हमने श्रीमान CM साहब को भी अवगत करा दिया था, पर अभी तक उस पद पर उनके लगाया नहीं गया कोई भी कर्मचारी। सरिस्का के समीपवर्ती ग्राम इंदोक में एक विशाल अजगर बाजे के खेत में निकल आया। ऐसे में काम कर रहे मजदूरों के होश उड़ गए। रेस्क्यू टीम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और अजगर को सरिस्का जंगल में छोड़ दिया गया। उधर रेस्क्यू टीम कर्मचारी राजू के अनुसार यहां के निवासी जगदीश मीणा के खेत में बाजे की कटाई चल रही थी। इसी दौरान अचानक लगभग 15 से 20 फुट लंबा अजगर नजर आया। इसके बाद राजू और त्रिलोक मीणा द्वारा अजगर का रेस्क्यू किया गया। रामगढ़ कस्बे में ब्राह्म बारात धूमधाम से निकली। किले के पास ठाकुर जी महाराज के मंदिर से बारात का आयोजन किया गया, जो रामलीला ग्राउंड पर पहुंची। वहीं बारात में घोड़े, हाथी और ऊंट भी शामिल थे। वहीं भगवान राम, खाटू श्याम और शिवजी के रूप में कलाकार रथों पर विराजमान थे। जगह जगह पर माला पहनाकर और दीप जलाकर भगवान राम की आरती की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता जयराम मीणा, अनिल जैन, भाजपा नेता लाखन शर्मा, सरपंच देवेंद्र दत्ता, श्याम कमेटी के अध्यक्ष जवाहर तनेजा, पंजाबी समाज के अध्यक्ष रिम्पी सतीजा, एडवोकेट दिनेश शर्मा और भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी आदि मौजूद रहे। वहीं गोविंद सैनी, रिंकू, अमित भारद्वाज, दिनेश यादव और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रामोताज शर्मा आदि की उपस्थिति रही। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत नांगल टप्पा और खूटेटा कला में ग्रामीण सेवा शिविरों का अवलोकन किया। उन्होंने क्षेत्र के लाभार्थियों को सेवा चेक और सर्टिफिकेट प्रदान किए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय पर और पारदर्शिता से पूरे हों। इससे हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सकेगा। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन रामगढ़ में आरंभ हुआ। इसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लाल और राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष करण सिंह चौधरी द्वारा किया गया। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास सहित समस्याओं पर चर्चा हुई। सम्मेलन में प्रदेश महामंत्री मोहित कुमार सैनी सहित जसवंत कुमार, राधेश्याम, रोहता सिंह, पूनम ढाणावत और हेमंत बाली आदि मौजूद रहे। मैं कुंदन लाल, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष, आज मुझे हमारे जिला अध्यक्ष
श्री राधेश्याम जी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। आज हमारे अलवर जिले में 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे शिक्षक मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। शिक्षक हित में और शिक्षार्थी हित में सभी ने विचार विमर्श किया। जो भी मांग पत्र होगा वो कल अंतिम दिवस में जारी करके सरकार को दिया जाएगा। मैं मोहित कुमार सैनी, प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजस्थान, जो कि आज राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजस्थान की शाखा अलवर के जिला अध्यक्ष राधेश्याम जी के आमंत्रण पर आज 26 सितंबर 2025 को उपस्थित हुआ। जो यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय जालवाला कुआ के GUPS नंबर 3 में चल रहा है, जिसमें बहुत अधिक संख्याओं में शिक्षकों ने भाग लिया तथा अपनी समस्याओं से हमको अवगत कराया। मैं श्री राधेश्याम जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे कहूँगा आप सभी शिक्षकों की समस्याओं को एकीकृत करके महासंघ के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का प्रयास रखें। एकीकृत जिला शाखा अलवर के आज सम्मेलन में, शिक्षक सम्मेलन में उपस्थित हूँ और यहाँ बहुत सारे शिक्षक उपस्थित हुए जिन्होंने शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित तमाम तरह की समस्याओं पर विचार विमर्श किया और उन विचार विमर्शों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। डीएपी यूरिया खाद की किल्लत से थानागाजी क्षेत्र के किसान परेशान हैं। खाद की गाड़ी आने की सूचना पर वे अपने परिवार सहित कतार में लग जाते हैं। घंटों लाइन में लगने पर भी उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल पाती। इसके अलावा निजी दुकानों पर खाद के कट्टे के साथ अतिरिक्त सामान जबरन दिया जाता है। किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह समय पर खाद उपलब्ध करवाए। दिक्कत ये आ रही है, हम सुबह 4 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, ना तो डीएपी टाइम से मिल रहा है, ना यूरिया मिल रहा है और बुआई का सीजन चल रहा है। हमें इतनी समस्या और इतनी परेशानी हो रही है। प्राइवेट दुकानदारों से लेते हैं तो वो लगान साथ में देते हैं, कभी नैनो यूरिया देते हैं, कभी दूसरा कोई खाद का सामान दे देते हैं। प्राइवेट किसान है जो बढ़िया तरीके से लूटपाट कर रहे हैं, बढ़िया दुकानदार वाले। मेरा नाम रिंकू शर्मा है, मैं नौल सिंह गढ़ी से बिलोंग करता हूँ। किसानों का बुआई का टाइम चल रहा है, ना डीएपी मिल रहा है और ना यूरिया मिल रहा है और हम जो दुकानों से लेते हैं तो एक्स्ट्रा में दवाई लगा के देते हैं। तो हम क्या करें बताओ, हमारी मांग को उठाओ। और देखो कितनी सुबह से 6 बजे से लाइन में लग रहे हैं, अभी तक नंबर नहीं है, बुरी हालत हो रही है। खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरतरी नगर रखने के प्रस्ताव के विरोध में जारी आंदोलन शुक्रवार को 50वें दिन भी नई अनाज मंडी में पार्क में जारी रहा। वहीं मेघवाल विकास समिति और भीम आर्मी द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। इससे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण हुआ। वहीं जिला कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर हरि सिंह, कुलदीप, दोलीचंद, शेर सिंह, करण सिंह और जय सिंह आदि उपस्थित रहे। हम खैरतल बचाओ संघर्ष समिति से ज्ञापन देने के समर्थन देने के लिए आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। हम हर हाल में सरकार को ये कहना चाहते हैं कि खैरतल जिले की जनता खैरतल मुख्यालय कहीं भी नहीं जाने देगी। यदि आपके दिमाग में कोई कचरा है तो इसको निकाल दे। पूरी जनता आपसे अपील करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा सप्ताह पखवाड़े के अंतर्गत भाजपा खैरतल मंडल द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव रहे, जबकि अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में CMHO डॉक्टर अरविंद गेट एवं राजकीय सैटेलाइट अस्पताल के PMO डॉक्टर नितिन शर्मा मौजूद थे। खैरतल राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में सुबह 10 बजे रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ, जो 2 बजे तक समाप्त हुआ। नवरात्रि उपवास के बाद भी कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया। मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि मात्र 3 घंटे के अंतराल में 56 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर उपसभापति वरुण डाटा, सोशल मीडिया प्रमुख धीरज यादव, भोलू अहीर, एक्सिस अकेडमी निदेशक सुनील यादव, SC समाज अध्यक्ष राम बाबू जाटव, भरत खंडेलवाल, नरेश कुमार और तरुण दुलानी का योगदान रहा। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा सहित संजय जाटव, प्रमिल जसोरिया, पूरण झाबुला, डॉक्टर ओम प्रकाश मांधु, प्रकाश यादव और करण यादव आदि मौजूद रहे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और सेवा शिविर के नाम से पूरे देश भर में कैंप चलाए आयोजित माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये कैंप चलाए जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था
तो ये सभी जगह पे हमारे ब्लॉक लेवल पे जो भी CHC हैं सभी जगह पे मतलब पूरे 15 दिन का एक प्रोग्राम है जहाँ सभी जगह ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाएंगे। वाड़ा के तहत हमने तय किया है कि नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब जगह हमारे जितने भी मंडल है वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। आज खैरतल और असोली मंडल का है CSC खैरतल में, तो हम लोग आए थे, हमारे कार्यकर्ता यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि अभी कितना ब्लड डोनेट हुआ है 10-1 यूनिट के आसपास हुआ है। दिन भर चलने वाला 3-4 घंटा। बड़दोमेव कस्बे के समीपवर्ती सैंतली सीनियर स्कूल में 237 छात्र छात्राओं को बैग वितरण किया गया। संस्था प्रधान कंचन माला ने बताया कि यहां भामाशाह राकेश कुमार ने कक्षा 1 से 12 के 237 छात्र छात्राओं को बैग प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह राकेश कुमार का सम्मान किया गया। इस मौके पर सोनू नरूका, सुरेश कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, धर्मपाल चौधरी, धर्मवीर सिंह और सुरेंद्र सिंह आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के प्रधानाचार्य धनमत खान के ट्रांसफर से कस्बे वासियों में रोष व्याप्त। इसे लेकर शुक्रवार को अनेक लोगों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम SDM अर्चना चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि प्रधानाचार्य धनमत खान ने जीर्ण शीर्ण विद्यालय परिसर के मरम्मत, रंगरोगन और अन्य कार्यों में जन सहयोग से लगभग 40 लाख रुपए लगवाकर हेरिटेज लुक दिया था। साथ ही नामांकन में खासी वृद्धि हुई। विद्यालय में अनुशासन और पढ़ाई का वातावरण बनने लगा तो प्रधानाचार्य का स्थानांतरण हो गया। ऐसे में उन्होंने इसे निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान पूर्व सरपंच बच्चू तिवारी, शेर सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यक्ष रवि शर्मा, इकबाल खान, मोनी शर्मा और गंगा लहरी आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मणगढ़ सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल श्री धनमत खान जी का ट्रांसफ़र धौलपुर हो गया है। श्री धनमत खान जी ने लक्ष्मणगढ़ स्कूल में आने के बाद इस स्कूल में जो बच्चे करीब 200 थे, आज उनकी संख्या 1000 है। हमारी जो स्कूल बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई थी, प्राचीन धरोहर है, वो आज देखने लायक स्थान हो चुका है और सरकार ने द्वेषतापूर्ण व्यवहार करके इनका ट्रांसफ़र धौलपुर कर दिया है, जबकि इनके रिटायरमेंट में भी करीब 1.25 साल ही बचा है। अतः हम सब की यही मांग है कि धनमत खान जी वापस लक्ष्मणगढ़ आए। लहरी कुमार, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रजापति समाज लक्ष्मणगढ़ से हूँ। हमारे प्रिंसिपल कस्बे के धनमत खान जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। बच्चों का गैदरिंग बढ़ाने में, अनुशासन में, शिक्षा के क्षेत्र में, पुरातत्व जो विरासतकालीन धरोहर था उसको बचाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। एवं पूरे संपूर्ण कस्बे की ये मांग है और हमारे धनमत खान प्रिंसिपल साहब को दोबारा बच्चों के हित में, कस्बे के हित को, पुरातत्व धरोहर के हित को देखते हुए उनको स्थानांतरण को कैंसिल करके दोबारा लक्ष्मणगढ़ सरकार से निवेदन किया जाए। वरना सरकार से गुजारिश है, अगर समय रहते सरकार ने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चों की जनसंख्या में गिरावट आएगी। गरीब तबके के बच्चे इस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि पैसे वाले के बच्चे तो ज़्यादातर बाहर के स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है, गरीब के बच्चों की शिक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए, आज की आवश्यकता को देखते हुए प्रिंसिपल साहब धनमत खान का तुरंत प्रभाव से हुए स्थानांतरण को कैंसिल किया जाए एवं इसको दोबारा पदस्थापित लक्ष्मणगढ़ में ही किया जाए। रहने वाला हूँ, पूर्व सरपंच हूँ और आज SDM साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। धनमत खान जी जो प्रिंसिपल थे लक्ष्मणगढ़ की हायर सेकेंडरी स्कूल के, उनका कार्यकाल बहुत सुंदर रहा। तो बच्चों की संख्या भी डबल है पहले से और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ग्रामीणों का जो ज्ञापन है वो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे है और ग्रामीण जो है जिस हिसाब से नज़र आ रहा है, ये प्रिंसिपल साहब जो है धनमत जी, इनके ट्रांसफ़र से थोड़े से रुष्ट हैं और नए प्रिंसिपल मीणा जी आए हैं। तो इनका बस यही कहना है कि जिस हिसाब से पुराने प्रिंसिपल साहब ने स्कूल को संभाला हुआ था तो उनका ट्रांसफ़र गलत हुआ है। उनका जो है रिटायरमेंट में भी 1.25 साल बचा हुआ था। ये ग्रामीणों का वर्जन, इनका ये कहना है कि हाँ ट्रांसफ़र गलत हुआ है। बट ये एप्लीकेशन मैं अब मेरे सीनियर अधिकारियों को भिजवा देती हूँ। चलते चलते एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलयुगी पिता ने 2 साल के बेटे का सिर दीवार से मार उतारा मौत के घाट। तिजारा में सामने आई दिल दहलाने वाली घटना, बाद में खुद को भी कुल्हाड़ी से किया घायल।
भारी बिजली कटौती से परेशान किसानों ने भैरों रोड पर किया चक्का जाम। विजय मंदिर के पास वाहनों की लगी कतारें। मंत्रियों ने ऑटो टिपर में बैठ दुकानों के बाहर से इकट्ठा किया कचरा। वहीं होप सर्कल से सागर तक नाइट टूरिज्म भी होगा विकसित। और बेरोजगारों के लिए धरने की अनुमति नहीं मिलने पर टंकी पर चढ़ा सामाजिक कार्यकर्ता। बिजलीघर सर्किल के पास भीड़ हुई जमा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।